तो बात बनेगी कैसे? बात बनेगी तो तब ना जब बात होगी, और बात तब होगी जब ये तय होगा कि बात होनी कहाँ है। लेकिन घर बार छोड़कर दिल्ली आए छात्रों को शांत कराना ज़्यादा ज़रूरी है या नाक की लड़ाई, पहले तो ये तय हो जाए। मंत्री कह रहे हैं कि बात करनी है तो हमारे दरवाजे पर आइए, हमारे चौखट पर आइए। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हमारा टाइम वेस्ट मत करिए, न्यूट्रल जगह पर मिलिए। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं सुनी जा रही, जो कह रहे हैं कि हमें युवाओं के भविष्य की चिंता है, पेपर लीक के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बनाएंगे। सवाल है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट ये रामबाण इलाज है क्या? क्योंकि उनके सक्सेस रेट पर भी बड़े सवाल हैं। उधर प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमें तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तारीख आप बता दीजिए बस। और इस डेडलॉक में जो चाबी जेपी नड्डा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी नंबर मैच नहीं कर रहा, न संसद के भीतर न सड़क पर। क्या हुआ आज लुटियंस दिल्ली के गलियारों में, राजपथ से लेकर जनपथ तक, और शाम को 6:30 बजे 7 बजे करीब क्या हुआ जो दिन की सबसे बड़ी सुर्खी बनने लगा, जानने समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद बात सोनम रघुवंशी की भी करेंगे। पति की हत्या के केस में जमानत नहीं मिली, और कश्मीर में आतंकियों के घर गिराने की तस्वीरें भी आई हैं, वो भी दिखाएंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आगे बढ़ने से पहले ये तस्वीरें देखिए। ये शाम को करीब 6:30-7 बजे की हैं। राहुल गांधी के घर विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे हुए थे। शाम को 6 बजे के करीब बस भर के सांसद राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे। तभी से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि कुछ होने वाला है, और फिर शाम को ये तय हो गया कि राहुल गांधी दिल्ली में तमाम सांसदों के साथ मार्च करेंगे गांधी स्मृति तक। राहुल गांधी के मार्च के बाद क्या स्थितियां रहीं, और जब शाम को ही राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, तब से लेकर रात तक के क्या डेवलपमेंट रहे, सबसे पहले ये जानने के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। और जब राहुल गांधी, उनके सांसदों की पूरी फौज, और उसमें इंडिया ब्लॉक के भी सांसद हैं, ये सब लोग 3 बसों में भर भर कर जब निकले, जिसमें राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सब लोग निकले उस रास्ते से। करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है जहाँ गांधी स्मृति जहाँ जाना था। सब लोग गाड़ियों में निकले और सब लोग वो नारे लगाते हुए, और पिछले आपने देखा होगा 4-5 दिनों से पूरे विपक्ष का एक ही नारा है, वो नारा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो सब लोग तख्ती उख्ती लेकर भी बस में भर कर सब एक साथ चले। चारों तरफ पुलिस की कड़ी घेराबंदी थी, वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, सबके लोग थे। खासतौर से चूँकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का घर भी बगल में पड़ता है। अब मान लीजिए 2 सांसद उनके घर के सामने धरना देने चले जाएं तो फिर क्या नौबत होगी। जैसा मतलब अचानक से गुपचुप तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से निकल कर ये लोग प्रधानमंत्री के आवास जा सकते हैं, तो ये प्लान भी हो सकता है। मान लीजिए कोई निकल ही गया, तो इसीलिए हालांकि अमित शाह के घर पर आम तौर पर भी बैरिकेडिंग लगी होती है, लेकिन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद कुछ सीनियर नेताओं के घर के आसपास बहुत कड़ा पहरा है, और वो और सुरक्षा को मजबूत किया गया। उसमें से अमित शाह का घर भी है, धर्मेंद्र प्रधान का भी घर है। तो जब ये लोग 3 बसों में भरकर जा रहे थे गांधी स्मृति की तरफ, तो जब रास्ते में अमित शाह का घर पड़ता है कृष्ण मेनन मार्ग पर, जो है जो बिल्कुल बीच में है, और दोनों रास्तों पर ब्लॉकिंग रहती है, और वहाँ पर टर्न है। तो जब बसें मुड़ती हैं, वहाँ खास तौर से सतर्कता रखी गई थी कि क्या भरोसा कुछ सांसद कूद कर उधर ही बढ़ चले, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए उस काफिले को, बसों के काफिले को रोका गया, इस हिसाब से कि तीनों बसें एक साथ निकले और सब पुलिस प्रोटेक्शन में आगे बढ़े गांधी स्मृति तक। तो सब लोग वहाँ गांधी स्मृति पर गए, और फिर जो बात थी कि वहाँ जाकर एक तरीके से एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट दिखाने का, तो वो राहुल गांधी, बाकी इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने गांधी स्मृति पर जाकर किया। Our leader Mahatma Gandhi was assassinated over here. Today, the Modi government is assassinating democracy in India, is brutalizing students, is beating students. The opposition is not going to accept this. We are with the students. अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि राहुल गांधी के घर पहुंचने के बाद ये आज के मार्च की पूरी योजना बनी कब, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? राजनीति के बारे में कहा जाता है कि जो कुछ हो रहा है तो दिखना भी चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स की बात कही जाती है। राहुल गांधी आजकल इसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। संसद स्थगित हो चुका था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल, ये सब लोग राहुल गांधी के घर ही पहुंच चुके थे, जो सुनहरी बाग में
5 नंबर का जो उनका बंगला है, विपक्ष का नेता होने के तौर पर उन्हें ये सरकारी घर मिला हुआ है। और वहीं उनके मन में एक आइडिया क्लिक किया कि आज क्या हो, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री के आवास के बाहर वो धरना दे चुके थे और तब उनके साथ अखिलेश यादव और सुप्रिया सुले जैसे भी इंडिया ब्लॉक के दूसरे बाकी नेता भी आ गए थे। तो वह क्या किया जाए, तो वह कि शाम में 6 बजे एक मीटिंग बुलाते हैं। पहले ये हुआ था कि सिर्फ कांग्रेस के सांसदों को ही इन्वॉल्व करते हैं और उसी हिसाब से कांग्रेस के सांसदों को भी मैसेज किया गया कि आप सब लोग राहुल गांधी के घर पे शाम में 6 बजे तक आप लोग पहुंच जाएं। उनमें से बहुतों को नहीं बताया गया कि भाई आना किस लिए है। कुछ लोगों ने खुद ही अपने से जानने की कोशिश की, तो धीरे धीरे चूँकि बात फैलती गई तो कुछ सांसदों को, कांग्रेस के सांसदों को पता चल गया कि भाई क्या होने वाला है 6 बजे के बाद, क्योंकि इसको गोपनीय रखने की कोशिश की गई थी ताकि किसी को पता नहीं चले, भनक तक न लगे और राहुल गांधी का मिशन पूरा हो जो आज वो करना चाह रहे थे। फिर प्लान आया कि भाई पूरा विपक्ष एकजुट है तो इंडिया ब्लॉक के बाकी सांसदों को भी बुला लिया जाए। तो तमाम पार्टियां जो है उसमें शरद पवार की पार्टी से लेकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट, सबको भी फ़ोन किया गया कि भाई आप लोगों के यहाँ भी जो सांसद हैं जो पहुँच सकते हैं वो लोग शाम 6 बजे तक राहुल गांधी के घर पर पहुँच जाए। इस बीच में 3 बसों का भी इंतज़ाम किया गया कि, और बसें वो राहुल गांधी के घर में घुस रही हैं, उसका वीडियो भी आया है। ये सब जब हो रहा था और तब तक कहा गया था कि कोई इस बारे में किसी मीडिया वाले को नहीं बताएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जब मीडिया वाले उन लोगों से पूछ भी रहे हैं, कांग्रेस के सांसदों से, तो उनमें से कुछ को मैंने सुना भी कि वो कह रहे हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं, आप चलिए फिर बताया जाएगा। सब लोग जब पहुंच गए, लेकिन तब तक बात दिल्ली पुलिस IB तब तक पहुंच चुकी थी कि आखिर राहुल गांधी और उनकी टीम शाम में क्या करने वाली। वो था कि सब लोग जाएंगे गांधी स्मृति और वहाँ पर कैंडल जलाएंगे और फिर इस बात को बताएंगे कि 20 जून को जिस तरीके से दिल्ली में स्टूडेंट के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था और हम इसके साथ हैं और सड़क से लेकर हम संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में ये सोचा कि इन लोगों को बाहर नहीं निकलने देना, यही तय हुआ था दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों की तरफ से। जाहिर सी बात है जब ये तय करते हैं तो ऊपर से भी आता है कि भाई क्या करना है और वहीं पर उनको रोक कर रख दिया जाएगा। उनसे मतलब राहुल गांधी का जो सोनेरी बाग में घर है उससे कुछ ही दूरी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी वहाँ घर है, वहाँ आम तौर पर सुरक्षा का घेरा रहता है और दूसरी छोर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनका भी एक कॉर्नर पर दूसरा घर है और जिस रास्ते से इनको जाना है वहाँ अमित शाह का भी घर पड़ता है। तो ये हुआ था कि इनको वहीं रोक लिया जाएंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि अगर रोकेंगे तो फिर वहीं पर जो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर हुआ था फिर वही होगा। बाद में दिल्ली पुलिस ने अपना प्लान बदला और कहा कि आप लोग बस में जैसे जा रहे हैं जाइए और फिर सब लोग गांधी स्मृति तक सारे इंडिया ब्लॉक के सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में पहुंचे। प्रोटेस्ट, अनशन और संसद मार्च के बाद आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया। सुबह 9:07 पर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने छात्रों के प्रदर्शन पर तो कुछ नहीं कहा, पेपर लीक पर अपनी बात रखी। लिखा, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने के लिए, केस को जल्दी निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश भी दे दिए गए हैं। पीएम ने यह भी कहा कि कई कदम उठाए जा रहे हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम ये है। लेकिन क्या यह आश्वासन, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पर्याप्त था? जवाब है नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी पोस्ट को रीट्वीट कर अपनी मंशा जाहिर की कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे किसी भी चीज़ पर बात नहीं बनेगी। लिखा कि सबसे पहले आपको युवाओं की मांग माननी चाहिए और इन मांगों में सबसे ऊपर है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी भ्रष्ट सिस्टम में सुधार और तीसरी सभी छात्रों से माफ़ी। आशुतोष रांका जो CJP के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि आप चोट पर मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, पर सवाल है कि चोट लग क्यों रही है। अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सज़ा मिल सके। लेकिन मोदी जी आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं।
आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। पेपर लीक होने के बाद कोर्ट क्या कर रही है वो एक पार्ट है, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर बात कीजिए, वरना ड्रामेबाजी तो हमने बहुत देखी है। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं, ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी। ना तो प्रदर्शनकारी मान रहे हैं, ना विपक्ष। संसद में आज की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ी। सरकार आज भी अपने पुराने बयान पर कायम थी कि पेपर लीक पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, इसके बाद कोई चर्चा। और प्रधानमंत्री के इस बयान को मल्लिकार्जुन खड़गे ने भड़काऊ बयान भी करार दिया। मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से भाग। संसद परिसर में भी खूब नारेबाजी हुई। विपक्ष तो कर ही रहा था, सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी नारेबाजी की। कुल मिलाकर सदन की कार्रवाई मिनटों में ही सिमट गई। वैसे ये प्रदर्शन, ये धरना और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, इसकी शुरुआत तो नीट पेपर लीक के बाद ही हो गई थी। जड़ तो पेपर लीक ही है। कल राहुल गांधी कह रहे थे कि 10 साल में 152 पेपर लीक हुए। फिर जवाब देने आए जेपी नड्डा और उन्होंने लिस्ट गिनवाई कि कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों की सरकारों में भी तमाम पेपर लीक हुए हैं। यह आरोप प्रत्यारोप राजनीति की दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की जड़ में मट्ठा कब, कहां और किसने डाला, ये बताना राजनीतिक दलों के बस की बात नहीं है, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 23-24 साल में 45 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। ऐसी परीक्षाएं जिनमें 1-1 लाख से ज्यादा छात्र बैठते हैं, पर्चा भरते हैं। अब सवाल है कि किसकी सरकार में ज्यादा पेपर लीक हुए, तो रिपोर्ट ये बताती है कि 23 पेपर लीक बीजेपी की सरकार में हुए हैं। इनमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शामिल हैं। 14 पेपर लीक कांग्रेस शासन में हुए हैं, बाकी दूसरी पार्टियों की सरकारों में। सबसे ज़्यादा यूपी में पेपर लीक, कुल 11। अगला नंबर राजस्थान का, यहाँ 7 पेपर लीक इन 2 दशकों के पीरियड में। राजस्थान में कई पेपर लीक हुए, लेकिन राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स यानी रीट की परीक्षा ने अशोक गहलोत सरकार की नाक में दम कर दिया था। चुनाव में गहलोत की हार के प्रमुख कारणों में से भी एक गिना गया पेपर लीक। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि 45 पेपर 2 दशकों में लीक हुए हैं, तो इनके गुनहगारों को सज़ा मिली भी या नहीं। तो कुल 1658 लोग गिरफ्तार हुए, 925 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन सिर्फ 2 मामलों में सज़ा हुई। ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ 2 मामलों में सज़ा। 18 लोग दोषी ठहराए गए, 32 आरोपी बरी हो गए, बाकी केस चल रहे हैं। पर यह भी तो जानना ज़रूरी है कि किन 2 केस में सज़ा हुई है, वो हैं किस साल के। पहला केस 2002 का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पेपर लीक का मामला, पिछले साल सज़ा हुई, और दूसरा 2010 का केस था, ये भी आरआरबी का ही एग्ज़ाम था, 2024 में इसमें सज़ा हुई। यानी एक केस में सज़ा मिलने में करीब 23 साल लग गए और दूसरे में 15 साल। पर उससे भी अहम बात यह है कि इन दोनों केस की जांच सीबीआई कर रही थी। जब जांच सीबीआई कर रही थी तब जाकर ये हाल है। और इन परीक्षा में कितने छात्रों को परेशान किया, ये भी जानिए। करीब 3,86,00,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी टेस्ट और रीटेस्ट की इस सीरीज़ में फंसे रहे। छात्रों का भविष्य, समय और पैसा सब बर्बाद। आप इस आंदोलन की मंशा, आंदोलन की फंडिंग, इस पार्टी या उस पार्टी की बैकिंग, तमाम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये जो घर बार छोड़कर सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर से दिल्ली आ धमके हैं, इन सबको आप राजनीति से प्रेरित होने का तमगा नहीं दे सकते हैं। ये बात समझ लीजिए। पेपर लीक के ये आंकड़े इनकी फ्रस्ट्रेशन में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और सज़ा दिलाएंगे, लेकिन ये ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है। इतिहास में कई बार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी हैं, तो ज़रा एक बार फास्ट ट्रैक कोर्ट के भी ट्रैक रिकॉर्ड पर नज़र डाल ही लेते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब सरकार ने कहा हो कि साहब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं, पहले ये समझिए, इनका इस्तेमाल पहले कहाँ कहाँ हुआ है, क्या गड़बड़ सिस्टम का ये रामबाण इलाज है फास्ट ट्रैक कोर्ट, या सिर्फ एक अन्य कीवर्ड। सबसे पहले ये समझते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट असल में कोई अलग या नई अदालत नहीं होती। जो हमारी नियमित ज़िला अदालतें हैं उनमें से कुछ को खास तौर पर चुन लिया जाता है ताकि कुछ खास तरह के मामलों को तेज़ी से निपटाया जा सके। जज वही होते हैं, प्रोसीजर वही होता है, अपील का सिस्टम भी वही होता है, बस एक अलग डेडिकेटेड लिस्ट ऑफ केसेस होती हैं। कई बार एक तय समय सीमा दे दी जाती है कि इतने महीनों में फैसला आ ही जाना चाहिए। अभी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में काम कर रही हैं, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर आती हैं जो लॉ मिनिस्ट्री के
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ज़रिए चलती हैं। फंडिंग का रेशियो ज़्यादातर 60-40 का है, 60% पैसा केंद्र का, 40% पैसा राज्य का। पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए ये रेशियो अलग अलग हो सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की होती है। राज्य सरकार अपने अपने हाई कोर्ट से सलाह लेकर तय करती है कि कितने कोर्ट बनाने हैं और इनका एक्शन प्लान बनाती है, यानी कितने कोर्ट बनेंगे ये फैसला राज्य सरकार और हाई कोर्ट मिलकर लेते हैं। लेकिन इस स्कीम का पूरा डिज़ाइन, गाइडलाइन बनाना, पैसा रिलीज़ करना और प्रोसेस की निगरानी करना, ये काम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी केंद्र सरकार का है। तो अभी तक कौन कौन इंक्लूड हो चुका है? राज्य सरकार, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कितनी मदद कर पाए ये भी जान लेते हैं। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के एक स्टडी में पाया गया कि पश्चिम बंगाल में जो 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने थे उनमें से सिर्फ 3 ही चालू हो पाए और वहाँ का डिस्पोजल रेट यानी केस निपटाने की दर सिर्फ 2% थी, जबकि इसी स्टडी के मुताबिक महाराष्ट्र में 80% और पंजाब में 71% केस निपटाए जा रहे थे। यानी एक ही सरकारी स्कीम के तहत एक राज्य में 80% काम हो रहा है तो दूसरे राज्य में सिर्फ 2%। यानी स्कीम का मकसद था रेप और पॉक्सो मामलों का जल्दी निपटारा हो, लेकिन कई राज्यों में कोर्ट्स पूरी तरह चालू ही नहीं हो पाए और उनकी रफ्तार बहुत धीमी रही। ऐसे में सवाल उठता है कि दिक्कत स्कीम में है या इसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो अब बारी आती है, अब बात करते हैं पेंडेंसी पर। NCRB 2022 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर की अदालतों में पॉक्सो के कुल 2,68,000 मामलों में से करीब 2,39,000 केस पेंडिंग थे, यानी करीब 90% पेंडेंसी। ऐसे में FTSC का जो असर दिखना चाहिए था वो ज़मीन पर गायब दिखता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जजों को ऐसे मामलों को संभालने के लिए कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो जब आपको पता ही नहीं है कि किसी बच्चे से बयान कैसे लेना है तो सबूत जुटाने में वक्त तो लगेगा ही, और यही वजह है कि निष्कर्ष तक भी जल्दी ये केस नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से कन्विक्शन रेट भी नहीं बढ़ पाता। अब सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ठीक से काम नहीं करते तो इसके रोकने के लिए, इसकी जांच करने के लिए कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि नहीं है। डेटा से जो तस्वीर बनती है वो कुछ ऐसी है। पहला जिम्मेदार राज्य सरकार, क्योंकि कोर्ट बनाने और उसे चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ये बात खुद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की गाइडलाइन में लिखी है। दूसरा हाई कोर्ट, क्योंकि राज्य सरकार अकेले फैसला नहीं लेती, हाई कोर्ट से सलाह लेकर ही तय होता है कि कितने कोर्ट बनेंगे और कैसे चलेंगे। तीसरा लॉ मिनिस्ट्री यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो स्कीम बनाता है, पैसा देता है, निगरानी करता है। और चौथा खुद सुप्रीम कोर्ट, जिसने 1986 में ही स्पीडी ट्रायल को मौलिक अधिकार माना था, जिसने 2005 में फास्ट ट्रैक कोर्ट जारी रखने का आदेश दिया था और जिसने 2019 में पॉक्सो केस जल्दी निपटाने के निर्देश भी दिए थे। सवाल ये भी है कि जब हमारी निचली और ज़िला अदालतों में पहले से ही 20 से 30% जजों के पद खाली पड़े हैं, तो उन्हीं पुराने संसाधनों पर फास्ट ट्रैक का नया बोर्ड लगा देने भर से इंसाफ की रफ्तार कैसे बढ़ जाएगी? अब इन सारे सवालों के बीच एक बार फिर लौटते हैं दिल्ली। आज भी दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहे। CGI सूर्यकांत ने कहा कि अगर दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खुला तो वो दखल देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन खुलेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में भीड़ कितनी जुट रही है और जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार ये कोशिश कर रही है कि बातचीत से मसला सुलझा लिया जाए, लेकिन मसला तो तब सुलझेगा जब बातचीत हो पाएगी। सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार हैं, पर बातचीत होगी JP नड्डा के घर पर या उनके सरकारी आवास पर। CJP कह रही है कि ना नड्डा के घर जाएंगे ना उनके सरकारी आवास जाएंगे, बात करनी है तो जंतर मंतर पर आओ या किसी न्यूट्रल प्लेस पर। आप हमारा फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। आप अगर हमसे मीटिंग कर रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट चाहिए। आपको हमारी कुछ मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आप हमारी मांगे मानेंगे। आप हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो जितेंद्र सिंह जी, JP नड्डा जी, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, लेकिन छोटे लोगों के पीछे इस समय पूरी देश की जनता है और देश की जनता ने बोला है कि मीटिंग नड्डा जी के घर पे या ऑफिस पे नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। आशुतोष रांका कह रहे हैं कि या तो उनकी मांगे मानी जाएं या फिर टाइमलाइन दी जाए, यानी ये गतिरोध तो खत्म होता नहीं दिख रहा और ना ही प्रदर्शन। दिल्ली में आज कनॉट प्लेस पर 6:30 बजे के बाद दुकानों और दफ्तरों को बंद करने की एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान कनॉट प्लेस पर भारी बवाल देखा गया था। संसद मार्च के बाद भी इस पूरे इलाके में प्रदर्शनकारियों की चहलकदमी और हंगामे की खबरें बारंबार आई थीं। पर यह प्रदर्शन अब देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगा है। कल ही हमने देखा कि मुंबई, चेन्नई, पटना, उत्तरकाशी और प्रयागराज तमाम शहरों में CJP के समर्थन में छात्र उतरे। आज ये दायरा और बढ़ता हुआ दिखाई दिया।
बिहार में कल पटना से तस्वीरें आई थी, आज दरभंगा, कटिहार जैसे छोटे शहरों से भी तस्वीरें आई, वहाँ भी प्रदर्शन हुए। राजस्थान से भी तस्वीरें आई, राजस्थान के बांसवाड़ा में लोग सड़क पर उतरे। मध्य प्रदेश के भोपाल और महाराष्ट्र के नागपुर में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन हुए। मुंबई से तो अलग अलग प्रोटेस्ट की तस्वीरें लगातार ही सामने आ रही हैं। उम्मीद है कि गतिरोध खत्म होगा, सड़कों पर उतरे ये छात्र अपनी कक्षाओं में और किताबों की ओर लौटेंगे और फिर किसी पेपर लीक फास्ट ट्रैक का ऐलान नहीं करना पड़ेगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के घर आज बुलडोजर चला। आतंकी आदिल ठोकर और हारून गनई के घर आईईडी लगाकर गिरा दिए गए। ये दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के लिए काम करते हैं। इसी संगठन ने हेड कांस्टेबल आशिफ हुसैन कुरैशी की कल हुई हत्या की जिम्मेदारी ली है। कुरैशी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात थे, अनंतनाग में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस वक्त आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी तब भागने में सफल रहे। आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बता रही है कि दोनों घरों को ढहाना आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में चलाए जा रहे अभियान का एक अहम हिस्सा है। हत्या के पीछे का मकसद भी पता लगाने के लगातार प्रयास जारी है। अगली सुर्खी, सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। 3 हफ्ते के अंदर उसे ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। सोनम पर अपने पति और इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी के मर्डर का आरोप है। दोनों हनीमून मनाने पिछले साल यानी 2025 में मेघालय गए थे। राजा की लाश गहरी खाई में मिली थी। सोनम को जून 2025 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा। ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल में जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ मेघालय सरकार हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। कोर्ट का कहना था कि गिरफ्तारी के आधार लिखित में न देना और गिरफ्तारी मेमो में गलत धारा लगाना पुलिस की बड़ी लापरवाही है। लेकिन मेघालय सरकार ने इस बात को डिफेंड किया। उनकी तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, मेमो में गलती केवल एक क्लर्कियल मिस्टेक थी, इससे गिरफ्तारी रद्द नहीं हो सकती। वहीं सोनम के वकील ने दावा किया कि सोनम को झूठा फंसाया जा रहा है और पूरा मामला केवल आशंकाओं पर आधारित है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरोपी का बाहर रहना कानूनी प्रक्रिया में रुकावट डाल सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुकदमा तेजी से आगे नहीं बढ़ता है तो 6 महीने बाद सोनम नई जमानत याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।